आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज आप लोगों के सामने रीड लेवल 1 का मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ। तो इसमें हम लोग जो मैथ्स का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उसके साथ में जो प्रीवियस 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो रीट में आए हुए हैं, आर टेट, सी टेट, यू टेट और पटवारी, इनके जो प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक के साथ भी क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे और जब अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस बच जाते हैं तो लास्ट में हम लोग एक मैराथन क्लास टाइप में चलाएंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू में डाल दूंगी और वो सारे हम एक दिन लगातार 5 और 6 आवर्स की क्लास लेके उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज जो प्रीवियस 10 इयर्स के हैं वो सारे एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप रीड का सिलेबस देखते हो मैथ्स का, तो उसमें क्या है कि आपके 5 बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं। बुलेट पॉइंट में इनको बोल रही हूँ, ये 5 बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो आज टॉपिक लिए हैं, ये टॉपिक जो बुलेट 1 है उसी में ये सारे के सारे टॉपिक कवर हैं, जिसमें बताया है कि हम पढ़े 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, फिर उनका स्थानीय मान, उनकी तुलनाएं, उनके जोड़ गुणा भाग और फिर भारतीय मुद्रा। देखो डायरेक्टली हम इस चीज पे नहीं आ सकते कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं हम लोग पढ़े, बिकॉज सभी को ये नहीं पता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे जिससे सारे स्टूडेंट साथ में मिलके आगे चल पाए। तो ऐसा मत सोचना कि मैं डायरेक्ट पहले ये टॉपिक पढ़ाऊंगी फिर ये टॉपिक, नहीं, मैं उसके हिसाब से करूंगी कि आप लोगों को सारी चीजें, सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएं और जब आप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप देखोगे तो मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी होंगी, सबके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है अंकगणित। अंकगणित में हम क्या करते हैं, मैथ की जो भी कैलकुलेशन करते हैं उनका जो हमें अध्ययन करना होता है वो हम अंकगणित में करते हैं। और आप थ्रू आउट योर लाइफ जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपके सिर्फ 10 डिजिट होती हैं जो काम में आती हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तो हमारे पास ये हो गई और एक हमारी जीरो की डिजिट होगी। तो टोटल हम करें तो हमारे पास कितनी डिजिट है? 10 डिजिट है। आप अपनी पूरी लाइफ में जितनी मैथ्स पढ़नी उतनी पढ़ लेना, लेकिन सारी की सारी कैलकुलेशन इन 10 अंक को लेके ही हमें सारी कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। काफी बार एग्जाम में मैंने देखा कि ऐसा पूछा जाता है कि मान लो जैसे कोई भी नंबर दिए हुए हैं आपके, जैसे ये कोई एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 4 नंबर दे दिए इन्होंने, 847, 9754, 8000 कुछ और 571, और फिर आपको बोल देते हैं कि इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, हम नहीं कर पाएंगे उसको। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो आरोही और अवरोही दो क्रम होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप एक को याद कर लेते हो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम आरोही को याद करेंगे। देखो आरोही से बनता है आरोहण। राइट, आरोहण में हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं नीचे से ऊपर। ठीक है, तो आरोही में भी सेम यही चीज होती है कि आप सीढ़ियां चढ़ोगे। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपका वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे लास्ट में जो आएगा वो आपका बिगेस्ट नंबर आएगा। बिगेस्ट नंबर जो है आपका वो यहाँ पे आएगा। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे, फिर उससे बड़ा यहाँ पे, फिर उससे बड़ा यहाँ पे, उससे बड़ा यहाँ पे, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में आएगा। ये होता है हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम में हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, और जो अवरोही क्रम है ये जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है और फिर सबसे छोटा। मीन्स आरोही क्रम में तो हम सीढ़ियां चढ़ते हैं और अवरोही क्रम में हम सीढ़ियां उतरते हैं। लाइक ऐसे ऐसे, ये होता है हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है आपका, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आएगा और लास्ट में आएगा सबसे छोटा नंबर। जो सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अभी पता है कि आरोही क्रम क्या होता है। अगर आरोही का आपको पता चल गया, आरोही से बना आरोहण। आरोहण आपको पता है कि नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, तो नीचे मतलब सबसे छोटी
फिर धीरे धीरे उससे बड़ी संख्याएं आएंगी। तो आरोही से अवरोहण बना, और अवरोहण से हमें याद आ जाएगा कि हमें कैसे व्यवस्थित करना है। चलो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, हमारे पास 4 संख्याएं दी हुई हैं, 847, 9754, 8320 और 571। अब इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं हम इसको। आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, सीढ़ियां चढ़ेंगे। हमें इसमें सीढ़ियां चढ़नी है तो हम सबसे पहले छोटा स्टेप लेंगे, 571, फिर 847, फिर उससे बड़ा 8320, फिर उससे बड़ा 9754। और अगर वहीं पे हम अवरोही क्रम की बात करें, ये जो दी हुई है, ये जो संख्याएं दी हुई है, इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो अवरोही क्रम में आप क्या करोगे, इसका जस्ट जो ऊपर किया हुआ है इसका जस्ट हम अपोजिट कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या करनी है, हमें इसमें सीढ़ियां उतरनी है। हमें इसमें सीढ़ियां उतरनी है, इसमें तो सीढ़ियां चढ़नी थी, इसमें सीढ़ियां उतरनी है। तो हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, 9754। सबसे पहला नंबर आएगा 9754, जो सबसे लास्ट में लिखा है। फिर सेकेंड लास्ट 8320, फिर 847 और उसके बाद में 571। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आपके सामने कोई भी संख्या दी हुई हो और आपको पूछे कि आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, आई थिंक आप लोग इजीली लिख लोगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यस ये हो गया। अब आता है हमारा संख्या लेखन। देखो संख्या लेखन क्या होता है कि कोई भी संख्या होती है, हमारी कोई भी संख्या है, उसको लिखने के अपने पर्टिकुलर तरीके होते हैं कि किसी संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स को, 3 पद्धति को डिफाइन किया है। एक है भारतीय पद्धति, फिर है अंग्रेजी पद्धति और फिर है रोमन पद्धति। भारतीय पद्धति हम जनरली भारतीय पद्धति ही काम में लेते हैं। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं हम भारतीय पद्धति ही काम में लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, 10 खरब। तो ये सब क्या है, ये भारतीय पद्धति है। उसके बाद में आती है अंग्रेजी पद्धति। अंग्रेजी पद्धति में 1000 तक वही होता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद में लाख नहीं आता है अंग्रेजी पद्धति में। 10,000 के बाद में 100,000 आ जाता है और उसके बाद में इसके मिलियंस आते हैं। लाख, करोड़ इसमें नहीं आते। लाख, करोड़, अरब, खरब ये अंग्रेजी पद्धति में नहीं आते। जब लाख आना शुरू होता है तो फिर इसमें क्या आ जाता है, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन आ जाता है। बाकी सारी चीजें इसमें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। और फिर उसके बाद में आती है रोमन पद्धति। रोमन पद्धति 1 से 10 तक तो हमने सभी ने छोटी क्लासेस में सीखा है कि हम 1 को रोमन में कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं। जैसे आपको पता है 1 को कैपिटल आई लिखते हैं, 5 को हम कैपिटल वी लिखते हैं और 10 को हम एक्स से लिखते हैं। ये रोमन पद्धति 1 से लेके 10 तक तो आई थिंक हमने सभी ने पढ़ी और सबको याद भी होगी। नहीं याद है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो अब ये तीनों की तीनों पद्धति हैं, हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, अब आती है हमारी भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति में क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी आपको नंबर लिखती हूँ, रैंडम नंबर दे रही हूँ आपको। जैसे ये आ गया हमारा 9 7 6 5 3 4 8 7 6 1, मैंने ऐसे कोई नंबर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें भारतीय पद्धति में बताना है कि नंबर कितना है। तो भारतीय पद्धति में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चीज हमें क्या करनी होती है कि शुरू के 3 अंक छोड़ दो, 1 2 3, शुरू के 3 अंक छोड़ दो, उसके बाद में कोमा लगाना स्टार्ट करो और 2 के बाद में कोमा लगाते रहो, ठीक है। यही होता है हमारे भारतीय पद्धति में। हम दाई साइड से, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट पे जाते हैं और शुरू के 3 अंक को छोड़ के, शुरू के 3 अंक छोड़ दो, उसके बाद में 2 के बाद में कोमा लगा दो। तो ये होता है, ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, आगे ऐसे चलता जाएगा।
वही चीजें, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख नहीं सकती, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल बना दी है मैंने। ये टेबल जो बनाई है, हम ऊपर से नीचे चलेंगे, और ऊपर है मेरा राइट, ये दाई साइड, ये वाला जो है हमारा, ये हमारा जो राइट साइड है, ये मैंने ऊपर लिखा है, और ये है मेरा लेफ्ट साइड। ठीक है, जब हम राइट से लेफ्ट पे जाते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ों, सैकड़ों के बाद में यहाँ पे कोमा लग जाती है, हजार, 10,000 उसके बाद में कोमा, लाख, 10 लाख के बाद में कोमा, करोड़, 10 करोड़ के बाद में कोमा, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है कि दो दो के बाद में कोमा लग जाएगी। तो जो शुरू की 3 डिजिट होती हैं वो तो हमारी सैकड़ा की होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, और फिर महाशंख। बस आपको ये याद रखना है। आई थिंक लाख तक तो सभी को याद होगा, लाख के बाद में करोड़, बस आपको ये याद रखना है कि लाख के बाद में करोड़ आता है, करोड़ के बाद में अरब आता है, अरब के बाद में खरब, खरब के बाद में नील, नील के बाद पदम, और पदम के बाद में शंख, और शंख के बाद में महाशंख। आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो गई तो आप फटाफट से इसमें लिख सकते हो। अब देखो, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट इस टेबल को ड्रॉ करें, याद नहीं करें। याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कितनी चीजें दिमाग में डालोगे, इसलिए जस्ट आपको समझना है। तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे फटाफट से ड्रॉ कर सको, और ड्रॉ करने में आपको विद इन 1 और 2 मिनट्स आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपने इसको समझ लिया तो इसमें याद करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद ये करना है कि लाख के बाद में करोड़, करोड़ के बाद में अरब, खरब, अरब, खरब, नील, पदम, शंख और महाशंख, बस ये वाली चीजें याद रखनी। तो उसके बाद में एक ये चीज देखते हैं, यहाँ पे मैंने 10 की पावर ली हुई है एक कॉलम के अंदर। 10 की पावर इसलिए ली है कि जो इकाई है, इकाई को हम क्या बोलते हैं, 1, इकाई मीन्स 1, दहाई मीन्स 10, इकाई मीन्स 1, और दहाई मीन्स 10, और सैकड़ा मतलब 100। ऐसे ही होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई में मुझे 1 लिखना है, इकाई में 1 लिखना है। अगर मैं इकाई में 1 लिखती हूँ, यहाँ पे 1 भी लिख सकती हूँ मैं, 10 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 भी लिख सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों चीजें सेम है कि मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकती हूँ और 10। अब दूसरा ये चीज यहाँ पे मैंने 10 की पावर 0 लिखा। देखो, आप किसी भी नंबर की पावर आप अगर 0 लगा देते हो तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो, बट उसकी पावर अगर 0 आ गई है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सभी की पावर मैं नीचे 10 में रख रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि इकाई की भी मैं 10 में रख लेती हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, 10 की पावर 0 लगा दिया, और आप चाहो तो इसको 1 भी रख सकते हो। ठीक है, फिर आती है बात दहाई की। दहाई में क्या होता है, 10 होता है, तो मतलब 10 मतलब 10 की पावर 1 लिख सकती हूँ मैं, तो यहाँ पे 1 लिखा। सैकड़ा में क्या होता है, सैकड़ा में 100 होता है, 100 होता है, तो 100 को हम क्या लिखते हैं, 10 गुना 10, 10 गुना 10, 2 10 को गुणा करेंगे तभी तो 100 आएगा। और 10 गुना 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, 10 2 बार आ गई, इसलिए 10 की पावर 2, तो मैंने 10 की पावर 2 लिखा। फिर आता है हजार, फिर आता है हजार। हजार में कितना होता है, 3 जीरो होते हैं हमारे पास, 3 जीरो होते हैं। 3 जीरो को हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 10 की पावर कितना हुआ, 3, 10 की पावर 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हजार के आगे 10 की पावर 3 लिखी। वैसे ही आप अगर देखोगे इस टेबल में, इस कॉलम में अगर आप देखोगे तो 10 की पावर बढ़ती जा रही है, 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 19 तक जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को इस टेबल में क्या याद करना है, आप लोगों को इस टेबल में ये याद करना है कि इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा। तो ये वाली चीज आपको याद करनी है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑटोमेटिकली लिख लो इसको। ठीक है, जब इतना याद आ जाता है तो इन भारतीय प्रति में सिर्फ इतना ही याद करने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो आती है हमारी अंग्रेजी प्रति। अंग्रेजी प्रति में हम क्या करेंगे, ये देखो सेम टेबल मैंने अंग्रेजी प्रति में रखी है, सेम टेबल में ही मैंने अंग्रेजी प्रति को भी इंक्लूड कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में मैंने क्वेश्चंस देखे आप लोग के कैसे आते हैं कि जो कुछ नंबर इंडियन प्रति में देके रखते हैं और उनको कन्वर्ट करवाते हैं इंग्लिश प्रति में, या फिर दोनों को कंपेयर करवाती है कि इसके इक्वल कितना होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने एक ही टेबल में दोनों को रखा है। तो देखो, ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ये है भारतीय प्रति, ये है भारतीय प्रति,
भारतीय मेथड, पद्धति को मैंने मेथड लिखा, और ये है हमारी इंग्लिश मेथड, इंग्लिश मेथड, ठीक है, अंग्रेजी मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे हमने इसमें नंबर लिखा था, जैसे मैंने नंबर लिखा था 9 4 3 2 1 6 7 5 4 3 2, कोई भी रैंडम नंबर लिखा था। जब हम भारतीय पद्धति को पढ़ रहे थे तो मैंने कोई रैंडम नंबर लिखा था, यहाँ पे भी मैंने वही किया है कि एक रैंडम नंबर लिखा है, और जब इसको हमें अंग्रेजी पद्धति में पढ़ना तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, शुरू के 3 डिजिट छोड़ेंगे फिर कोमा लगाएंगे। भारतीय पद्धति में भी हमने यही किया था कि शुरू के 3 अंक छोड़े और फिर हमने कोमा लगाया, लेकिन भारतीय पद्धति में फिर हमने क्या किया कि 2-2 अंक छोड़ के फिर कोमा लगाया। यहाँ पे 2-2 अंक, यहाँ पे 3-3 अंक छोड़ के कोमा लगाना है, राइट। भारतीय पद्धति में 2 अंक के बाद में कोमा, और अंग्रेजी पद्धति में 3 के बाद कोमा, 3 दोबारा 3 के बाद में और 3 के बाद में। तो इसमें यहां तक तो इसमें भी सेम होता है कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1000, 10,000 और 100,000। अब आ जाता है 100,000 के बाद में इनका आता है मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन और फिर क्विंटिलियन, क्विंटिलियन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां तक हमारा 100,000 आ गया, फिर आया 1 मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर बिलियन, 1 बिलियन और 10 बिलियन। तो अगर मुझे इस नंबर को अंग्रेजी पद्धति में लिखना है, अगर मुझे इस नंबर को अंग्रेजी पद्धति में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो जैसे कोई भी दिया है 4 3, मैं एक ही नंबर को आपको दोनों पद्धति में लिख के बताती हूँ, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मैं लिखती हूँ इसको इंग्लिश पद्धति में, इंग्लिश मेथड, इंग्लिश पद्धति में लिखती हूँ तो मैं क्या करूंगी, 3-3 के बाद में कोमा लगाऊंगी, मैं यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा और यहाँ पे कोमा, ठीक है। ये मेरा सैकड़ा हो गया, ये मेरा हजार हो गया, ये मेरा मिलियन हो गया और ये मेरा बिलियन हो गया। तो 94 बिलियन, 94 बिलियन, 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 94 बिलियन, 326 मिलियन, 326 मिलियन, यस 326 मिलियन, 326 मिलियन, 675,000, 675,000, 675,000, 432, 432, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 94 बिलियन, 326 मिलियन, 675,432, ठीक है। ये हो गया हमारा अंग्रेजी पद्धति। अगर इसी नंबर को मुझे भारतीय पद्धति में लिखना है, भारतीय मेथड में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोमा तो नहीं लगाऊंगी, कोमा मैं कहाँ पे लगाऊंगी, पहला कोमा तो यहाँ पे लगाऊंगी, फिर 2-2 के बाद में, 2-2 के बाद में, 2-2 के बाद में। ये मेरा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो मैं इसको लिखूंगी 94 अरब, 94 अरब 32 करोड़, 32 करोड़ 66 लाख, 66 लाख 75,000, 75,000 432, 432, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ हो तो एक बार इस टेबल को याद कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा अंग्रेजी पद्धति। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रोमन संख्या पे, रोमन पद्धति पे, कि रोमन पद्धति में हम कैसे लिखते हैं। ये है हमारी रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा है, सभी ने क्लास में पढ़ा है। इसमें देखो रोमन पद्धति में सबसे पहले हम जो चीज याद करते हैं वो याद करो कि कुछ नंबर्स को अल्फाबेट दिए हुए हैं कि इस अल्फाबेट की ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो अल्फाबेट एक बार हम याद कर लेते हैं। देखो एक होता है आई की वैल्यू होती है 1, कैपिटल वी इसकी वैल्यू होती है 5, कैपिटल एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 और एम की वैल्यू 1000, एम की वैल्यू 1000, ठीक है। एम की वैल्यू 1000 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब
काफी बार हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल की वैल्यू 100 है या सी की वैल्यू 100 है, तो इसके लिए मैंने याद करने के लिए एक ऐसे ही थोड़ा फनी सा ट्रिक निकाला है, वो आप लोग भी याद कर सकते हो। जैसे IVX, ये तो सबको याद है बिकॉज ये हमने अभी तक बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है। और जैसे हमारे घर में अगर कोई घड़ी होती है, घड़ी में भी आपने देखा कि ऐसे लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। घड़ी में भी आपने देखा है। मीन्स मुझे इतना पता है कि ये तो सबको पता है कि 1 को कैपिटल आई लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं और 10 को X लिखते हैं। इसके बाद में अगर आपको याद करना है, वो जनरली हमें याद नहीं होता है, तो उसके लिए आप एक चीज यूज कर सकते हो, LCD मेरे पास। LCD है मेरे पास, ठीक है, LCD है मेरे पास। तो IVX ये आपको याद है, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, LCD है मेरे पास, LCDM। ओके, अब इनके जो वैल्यूज हैं, उनको वैल्यूज को भी तो याद करना है हमें कि वैल्यूज कैसे याद करें। उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। I की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 5 है, ठीक है। हम 1 और 5, सिर्फ 1 और 5 याद रखेंगे, उसके आगे की वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी। हमने देखा I की वैल्यू 1, इसकी 5। अब हम क्या करेंगे, आगे इन दोनों को उठाते जाएंगे और 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 5, ओके, यहाँ पे भी मैंने 1 5 लिखा, 1 5 लिखा, बट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 हो गया, 50 हो गया। उसके बाद में मैंने दोबारा इन दोनों को उठा के आगे रख दिया, 10 और 50, बट दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 और 500। उसके आगे मैंने दोबारा इन दोनों को उठा के आगे रखा, तो ये कितना था, 500 को हम इतना आगे तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि रोमन में इतना आगे तक नहीं पूछते, तो सिर्फ हम 1000 तक पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये तो आ गया, अब हम 10 से मल्टीप्लाई भी तो करते हैं, तो वो हो गया 1000। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि I की वैल्यू 1, V की 5, X की 10, L की 50, C की 100, D की 500 और M की 1000। अगर आपको याद भी नहीं है तब भी आप फटाफट से ये बना सकते हो कि IVX LCD मेरे पास 1 5 रखा, दोनों को आगे रखते जाओ, 10 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आपको इनकी वैल्यू भी याद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं, देखो अब रोमन संख्या याद करने के लिए आपको 2 रूल्स याद करने हैं, सिर्फ 2 रूल्स। पहला रूल ये है कि हमारी जो यहाँ पे जो हमने नंबर लिखे हैं, इसमें जो नंबर हमारे 1 और 0 से लिखे गए हैं, कौन से, I, X, C एंड M, 3 नंबर हैं जो कि हमने सिर्फ 1 0 से लिखे हैं, ठीक है। तो जो 1 0 वाले नंबर है ना, जिसको हम 1 और 0, जिसमें 2 डिजिट आ रही है 1 और 0, उन नंबर्स को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मैक्सिमम 3 टाइम्स हम उनको रिपीट कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हो आप, लेकिन 3 से ज्यादा बार उनको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला रूल तो ये है कि हम इन तीनों को इनको I, X, C and M cannot be repeated more than 3 times, more than 3 times। 3 टाइम से ज्यादा हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार से ज्यादा हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड रूल है हमारा कि अब इनके लिए तो रूल बन गया, अब दूसरों के लिए भी तो रूल बना है, जो बच गया उनके लिए भी। तो दूसरा क्या है हमारा, जो 5 वाले हैं, V, L और D, V, L एंड D, इन तीनों की एक खासियत है कि ये कभी भी किसी से माइनस नहीं होते, ये कभी भी किसी से माइनस नहीं होते, ठीक है। माइनस नहीं होते, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन आप अभी याद रखो कि जो बाकी के तीनों बचे हैं, ये कभी किसी से माइनस नहीं होते, ठीक है। दे कैन नॉट बी लेस फ्रॉम एनी नंबर्स, ठीक है। ये हम किसी भी नंबर से इनको लेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास 2 रूल हो गए। अब हमारे पास आता है इन 2 रूल को याद रखना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर आता है, देखो 1 को हमने I से लिख दिया, ठीक है, 2 को हमने
डबल आई से लिख दिया, 3 को हमने ट्रिपल आई से लिख दिया। अब रोमन में एक चीज और नोटिस करना आप लोग कि जो भी ये सिंबल, ये अल्फाबेट लिखे जाते हैं ना, जैसे वी एक अल्फाबेट है, आई एक अल्फाबेट है, जब इसकी संख्या निकालते हैं ना हम, तो ये कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, नहीं, ये दोनों आपस में प्लस होते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी है 5, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 6 करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, वी प्लस आई हुआ है, ठीक है, मीन्स 5 प्लस 1 हुआ है, तब वो 6 हुआ है। 5 इंटू 1 नहीं हुआ है, 5 इंटू 1 नहीं हुआ है, 5 इंटू 1 तो 5 होता। इसलिए यहाँ पे जो रोमन अल्फाबेट लिखे होते हैं उनकी वैल्यूज हमें देखने पे ऐसे लगता है कि आपस में मल्टीप्लाई है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हमेशा ऐड होके आती हैं, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अब जैसे देखो 1 को एक आई से लिख दिया, 2 के लिए आई प्लस आई हो गया, 3 के लिए आई प्लस आई हो गया, एक 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 3 हो गया, ठीक है। अब जैसे हमें 4 लिखना था, 4 के लिए मैं जब छोटी थी तब मेरे दिमाग में ऐसा आता था कि जब हमें 4 लिखना है तो हमें वी से पहले आई क्यों लगाना है, हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई को 4 बार लिख दो, आई को 4 बार लिख दो तब भी हमारे पास 4 बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी जो मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था, फर्स्ट रूल में मैंने क्या बताया था कि आई, एक्स, सी और एम 3 बार से ज्यादा हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो 3 बार तो रिपीट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे अगर मुझे 4 लिखना है तो मुझे 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, 4 बार तो रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। जब हमारा आई से काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिंबल को यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिंबल को यूज करेंगे। इसीलिए हमें 4 लिखने के लिए किसकी जरूरत हुई थी, 5 की जरूरत, ये वी की जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने वी रखा है यहाँ पे, अब वी की वैल्यू कितनी है 5, और इससे पहले आई लगा दिया। अब देखो एक चीज और आपको रोमन में याद रखनी है कि एक नंबर होता है सेंटर, इस नंबर के, ये तो होता है हमारा सेंटर, सेंटर भी एक नंबर ही होता है, ठीक है। इसके लेफ्ट में जो भी लिखा जाएगा वो हमेशा माइनस होगा, और इसके राइट में जो भी लिखा जाएगा वो हमेशा प्लस होगा। लेफ्ट में जो होगा वो हमेशा माइनस होगा, और राइट में जो भी लिखोगे वो हमेशा प्लस होगा। जैसे जैसे वी आई वी, ठीक है। अब ये दो अल्फाबेट है हमारे पास, एक तो आई है और एक वी है, ठीक है। अब हमें क्या पता कि कौन सा सेंटर है, सेंटर पता करने के लिए रूल ये होता है कि आप ये पता करो कि कौन से अल्फाबेट की वैल्यू हाई है, जो जिसकी वैल्यू हाई होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वही हमारा सेंटर होगा। जैसे हाई मतलब, हाई का मीनिंग मेरा ये है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वही हमारे लिए हाई है, ठीक है। जिसकी वैल्यू ज्यादा, जिस अल्फाबेट की वैल्यू ज्यादा है वो हमारा सेंटर होगा, ओके। तो जैसे हम आई और वी को देखते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, वी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 ज्यादा है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे सेंटर कौन बनेगा, वी बनेगा। और वी के आई इसके किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, वी माइनस आई होगी। इसकी वैल्यू आई प्लस वी नहीं होगी, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, आई प्लस वी नहीं होगी, इसको आई प्लस वी मत कर देना, इसकी वैल्यू क्या होगी, वी माइनस आई, बिकॉज इसके जो लेफ्ट में है उसको हम माइनस करेंगे। जब भी दो संख्या होती है, देखो यहाँ पे सेम संख्या थी तो मुझे इसका सेंटर कौन सा है वो पता करने की जरूरत नहीं थी, हाँ। लेकिन जब दो अलग अलग अल्फाबेट आपस में साथ में लिखे हो तो हमेशा पहले उसका सेंटर पता करो, और फिर देखो कि जो दूसरी संख्या है वो उसके लेफ्ट में रखी है, राइट में है, अगर लेफ्ट में है तो उसको माइनस करो, अगर राइट में है तो उसको प्लस करो। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारी, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 4, 5 तो आप इजीली लिख दोगे, 6। अब यहाँ पे देखो 6 में इन्होंने क्या किया है, 6 में इन्होंने क्या किया, वी लिखा और वी के आगे आई लगा दिया, राइट, वी के आगे आई लगाया। अब यहाँ पे ज्यादा वैल्यू किसकी है, वी की है, इसलिए हमारा सेंटर ये बन गया। आई ये है, ये इसके राइट साइड में आ रहा है, तो राइट साइड में आ रहा है तो प्लस आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, वी प्लस आई, मीन्स 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ऐसे ही आप इन सभी की वैल्यूज निकाल सकते हो, 10 तक निकल जाएंगे। अब आता है हमारे पास 20 का। जब हम 20 की बात करते हैं तो 20 में हमने क्या किया,
10 को 2 बार कर दिया, एक्स एक्स 2 बार कर दिया, तो x प्लस एक्स 20 हो गया, x प्लस एक्स 20 हो गया, तो 20 हो गया। अब 30 के लिए भी हमने क्या किया, x को 3 बार मल्टीप्लाई कर 3 बार रख दिया, तो 3 बार एडिशन हो जाएगा इसका, तो 30 बन जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 40 पर आते हैं तो हम x को 4 बार नहीं रख सकते, बिकॉज हमारा जो पहला रूल है वो ब्रेक हो रहा है फिर, इसीलिए x को हम 3 टाइम में रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, जब x से हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो है अल्फाबेट उसकी हेल्प लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एल की वैल्यू कितनी है 50, एल की वैल्यू 50 है। तो ये देखो, जैसे अगर आपको मैंने नंबर दे दिया, मान लो आपके एग्जाम में नंबर आ जाता है एक्सएल, कि आपके पास एक नंबर है एक्सएल, इसकी वैल्यू बताओ आप कितनी है। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि कोई भी आपको अल्फा ये रोमन नंबर दिया हो और फिर पूछें कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है वो बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका सेंटर पता करो, इसका सेंटर कौन सा है। सेंटर के लिए आपको क्या करना है, जिसकी वैल्यू हाई है वही उसका सेंटर है। तो x की वैल्यू 10 है, l की वैल्यू 50 है, तो सेंटर कौन हुआ, l हुआ हमारा, l हमारा सेंटर हो गया। अब देखो x इसके लेफ्ट में है राइट में, लेफ्ट में है तो इसकी वैल्यू माइनस होगी, इट मीन ये किसके इक्वल होगा, l माइनस एक्स, l माइनस एक्स के इक्वल हुआ, तो ये कितना हुआ 50, 50 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 40, इसकी वैल्यू कितनी हुई 40, इसीलिए 40 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब जैसे 70 का देखोगे आप, तो यहाँ पे L सेंटर है और सेंटर के राइट साइड में 2x लगा दिए, 2x की वैल्यू कितनी होती है 20, तो 50 L प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई, L प्लस 20, 50 प्लस 20 70 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप निकालोगे। अब जैसे हमारा 80 हो गया, 80 के लिए हमने क्या किया, L ले लिया और इसके आगे 3x लगा दिए, L 50 है और इसकी वैल्यू 30 है, तो 50 प्लस 30 80 हो गया। लेकिन 90 जब हमको लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, L के आगे 4x नहीं लगाते, हमारा फर्स्ट रूल ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो सिंबल है उसकी हेल्प लेंगे। नेक्स्ट वाला सिंबल क्या है, C की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 100। अब हम क्या करेंगे 90, हम अब जैसे मान लो आपके पास XC आया और किसी ने आपसे पूछा कि XC है तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है वो बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेंटर का पता लगाओगे। C हमारा बड़ा नंबर है इसलिए हमने इसको सेंटर माना, देखा x इसके किस में है, लेफ्ट में है, तो माइनस होगा, तो हमने क्या किया C माइनस एक्स। C की वैल्यू हमारी कितनी है 100, x की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 90। तो ये हो गया हमारी रोमन संख्या है। अगर ये सिर्फ 2 रूल याद रखें, रोमन संख्या में आपको क्या याद रखना है, एक तो IVX LCD मेरे पास 15 को आगे रखते जाओ, 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद 2 रूल हैं कि IX C और M, इन तीनों को, इन चारों को, ये जो चारों अल्फाबेट हैं 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 बार लिखे जा सकते हैं एक साथ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक साथ 3 ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। और फिर आता है V L और D, ये बोलते हैं कि हम लोग कभी किसी से माइनस नहीं होंगे, इसका मतलब है कि ये ऐसा बोलते हैं कि हम किसी भी चीज के लेफ्ट साइड में नहीं आएंगे। माइनस होने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में हम कभी नहीं लिखे जाएंगे, ये हमारा रूल है। ओके, तो सिर्फ ये 2 रूल याद रखो, आपको रोमन संख्या में, रोमन प्रति में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हो, आप अच्छे से सही करोगे, बस आप इन चीजों को याद रखो। चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये आती है हमारी रोमन संख्या। अब देखो रोमन संख्या में जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको रोमन संख्याओं में लिखिए, जैसे आपको 69 है, आपको 69 लिखना है। ठीक है, 69 लिखना है, 69 को किस में लिखना है, रोमन में लिखना है। तो 69 है, 69 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 60 प्लस 9 राउंड फिगर में लिख लेते हैं, 60 प्लस 9। आपको पता है कि 9 को कैसे लिखते हैं, हमेशा से लिखते आए हैं कि x में से 1 माइनस कर दो तो 9 बन जाएगा, तो x लिखा मैंने, इसके लेफ्ट में I लिख दिया तो 9 बन गया। 60 के लिए मैं क्या करूंगी, 50 प्लस 10 कर दो, 50 किस में L लिखा जाता है और उसके राइट साइड में इसमें प्लस करना है, तो मैं x को इसके राइट साइड में लिख दिया मैंने इसको, तो नंबर क्या बन गया LXIX, LXIX इज इक्वल टू 69। 69 की वैल्यू क्या हो गई LXIX,
LXIX। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 98। 98 को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैंने 98 को लिखा 90 + 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 को हमें पता है कि 8 को हम कैसे लिखते हैं, v के आगे 3 जोड़ दो, 3 लगा दो, तो 5 में 3 जुड़ गए तो 8 हो गए। 8 को हम ऐसे ही लिखते हैं कि v के आगे 3 आई आगे, ये 8 हो गया। अब हमें 90 को लिखना है। 90 को हम 50 वाले से तो लिख नहीं सकते हैं, l से तो नहीं लिख सकते हैं। l की वैल्यू देखो, LCD मेरे पास, ठीक है, ये था 50, ये था 100, ये था 500 और ये था 1000, ठीक है। तो 90 को हम 50 से तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने किससे लिखा था, C से लिखा था। तो हम क्या करेंगे, C के लेफ्ट में x लगा देंगे तो 90 बन जाएगा, ठीक है। तो 90 की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, XC, ये आ गया XC और ये हो गया 8, तो इन दोनों को आपस में जोड़ के लिख देते हैं XC V इसके इक्वल हो गया 98 के। तो आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया। तो रोमन संख्या से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, और आई थिंक आप लोग कर लोगे अभी उसको, अभी आप एक्सपर्ट हो गए हो इसमें, तो आप इसको कर लोगे, ओके। अब आते हैं जो हमने पीछे कुछ संख्याएं पढ़ी हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से, थोड़ा जल्दी, थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। देखो, अवरोही क्रम कौन सा होता है हमारा, अवरोही क्रम मतलब हमें सीढ़ियां उतरनी है, हमें क्या करनी है, सीढ़ियां उतरनी है, ठीक है। बड़े से छोटे पे आना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तो जो कैलकुलेशन करनी है हम भारतीय प्रति में करेंगे, अंग्रेजी प्रति में नहीं करेंगे, हम भारतीय प्रति में करेंगे। अंग्रेजी प्रति में तब करेंगे जब एग्जामिनर हमसे पूछेगा करने के लिए, ओके। तो भारतीय प्रति में हम क्या करते हैं, 3 को छोड़ते हैं, उसके बाद में कोमा, 2 के बाद में कोमा, 2 के बाद में कोमा, ऐसे ही लगाते हैं। 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 3 को छोड़ा, 2 के बाद कोमा, 3 को छोड़ा, 2 के बाद कोमा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये सैकड़ा वाली है, ये 1000 वाली है और ये लाख वाली है। 42 लाख, इसमें भी 42 लाख, इसमें भी 42 लाख, इसमें भी 42 लाख, इसमें भी 42 लाख, छोड़ दो। लाख वाली तो सबकी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर इसमें 3000, इसमें भी 3000, इसमें भी 3000, इसमें भी 3000, इसको भी छोड़ दो। फिर जो सैकड़े वाली है सिर्फ वही संख्या देखते हैं। सैकड़े में यहाँ पे कितने हैं, 567, 657, 756, 675। तो हमें पता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, 756 ही है, तो ये वाली हमारी सबसे ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर, सबसे पहले 1 नंबर। फिर हमारी कौन सी है, 675, फिर ये आ जाएगा दूसरा नंबर, ये आ जाएगा तीसरा नंबर और ये आएगा चौथा नंबर। तो सबसे पहले हम कौन सी लिखेंगे, थर्ड, सबसे पहले थर्ड, फिर दूसरे पे फोर्थ, और फिर सेकंड, और फिर फर्स्ट। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अवरोही वाला अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप कर लोगे। ये आर्टेड आपके 2011 में आया हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है 1 करोड़ बराबर है। 1 करोड़ किसके बराबर है, देखो 1 करोड़ किसके बराबर है, किसके लाख में देखना है हमें, लाख या हजार में किसके बराबर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो टेबल है जो हमने डिस्कस की थी, उस टेबल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसमें कितने जीरोज आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो, अगर आपको वो सारी चीजें याद है तो आप विद इन सेकेंड आप एक टेबल को ड्रॉ करते हो, जैसे मेरे साथ चलो आप लोग। सबसे पहले क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, करोड़ को सी से लिखवाने 10 करोड़, ठीक है, ये वाला आया। अब इकाई में हमें पता है कि 10 की पावर कितनी है, 0, इसमें 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 और 10 की पावर 8, यही है। अब 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ में कितनी आती हैं, 1 करोड़ में हमारे पास कितनी आई, 10 की पावर 7, 1 करोड़, ठीक है।
अब ये हमें लाख में देखना है। अब लाख में कितनी होती है भाई? 1 लाख में होती है हमारी 10 की पावर 5। 1 लाख, 1 लाख में कितनी होती है? 10 की पावर 5 होती है। 1 लाख में कितनी होती है? 10 की पावर 5। ठीक है। अब 10 की पावर 5 और 10 की पावर 7 दोनों बराबर तो हो नहीं सकती हैं, लेकिन हमें इनको बराबर करना है, हमें बराबर करके दिखाना है कि दोनों बराबर कब होंगी। तो ये 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 5 है, अगर 5 में मैं 2 ऐड कर दूं तो बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, जब मुझे पावर ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगी? गुणा करूंगी। किससे? 10 की पावर 2 से इसको गुणा कर दूंगी। इसमें 2 ही तो कम है, इसलिए मैंने क्या किया? 10 की पावर 2 से इसको गुणा कर दिया। जब मैंने इसको गुणा किया तो ये इसकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 5 + 2 7, इधर भी 7 इधर भी 7। अब ये पूरा तो 1 करोड़ के बराबर है। ठीक है भाई, ये भी पूरा 1 लाख के बराबर है, तो इसको भी मिटा देते हैं। इसको भी मिटा दें। और ये मैंने लिखा था 10 की पावर 2, तो 1 करोड़ इक्वल टू कितना हो गया? 10 की पावर 2 लाख। 1 करोड़ इक्वल टू कितना हो गया? 100 लाख। ये हमारा CSC करोड़ है। ओके, तो 1 करोड़ कितने के बराबर हो गया? 100 लाख के। 100 लाख के। ठीक है। तो अगर आपके पास टेबल है, टेबल बनाने में कितना टाइम लगा? हमें याद करने की जरूरत नहीं थी, हमें टेबल, जब हमें ये सारी चीजें याद है तो हमें टेबल बनाने में कितना टाइम लगा? कुछ सेकंड्स लगे, मिनट्स भी नहीं लगे। तो हमने फटाफट से बनाई। और ऐसे वाले क्वेश्चन, और ऐसे वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं कि आपके आ सकते हैं। ये आर्टेट 2011 में आया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने प्राप्त होता है। देखो, एक दो चीजें होती हैं, या तो जो लिखा हुआ है उसको हम लिख ले, या फिर जो लिखा हुआ है उसको चेक कर ले। ठीक है, या जो लिखा हुआ है उसको हम चेक कर लें। देखो, पहले हम लिख लेते हैं। इसने बोला 5 करोड़। 5 करोड़ तो मैंने 5 लिखा, लिख लिया 5 करोड़। करोड़ यहीं पे खत्म हो जाता, मैंने कोमा लगा दी। 9 लाख। अब मुझे पता है लाख के लिए 2 डिजिट आती हैं, बट इसने 9 लाख बोला तो मैं 09 लिख दूंगी। भाई 2 डिजिट, हमें पता है कि करोड़ के लिए 2 डिजिट है, लाख के लिए भी 2 डिजिट है, 2 अंक है। हाँ, तो लाख किसने बोला? कितना बोला इसने? 9 लाख। तो मैं 9 जीरो तो लिखूंगी नहीं। अगर मैंने 9 जीरो लिख दिया, अगर मैंने 9 जीरो लिखा तो ये तो क्या हो जाएगा? 90 लाख हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगी? यहाँ पे 09 लिखूंगी। 9 लाख, 9 लाख हो गया। फिर 4,000। आपको पता है हजार के लिए भी 2 डिजिट है हमारे पास, तो मैं 04 लिखूंगी। 4,000। अब आगे कितना है? 988। 988 यही होगा मेरा नंबर। जैसे करोड़ के लिए भी हमारी 2 डिजिट होती है तो हम उसको 05 ले देंगे, तो 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए मैंने 0 लिखा नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 50904988। 5, अब देखो, आप मैच कर सकते हो। 50904988 बी वाला क्वेश्चन, बी वाला आंसर हमारा सही है। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, जो लिखा हुआ है जो दिया हुआ है उसको लिख लो और फिर आप मैच कर लो। ये भी आपके आर्टेट 2011 में आया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। हाँ, नेक्स्ट है, आपको लिखना है कि जैसे 10,000, ये आपके आर्टेट 2016 में आया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 10,000, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई किसके बराबर है? जो दिया हुआ है उसको लिखो, जो दिया हुआ है उसको लिखो, तो फिर आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा। इसमें दिया 10,000, तो 10,000 मैंने लिखा। फिर दिया है प्लस करना है 10 इकाई को, 10 लिखा मैंने, और इकाई मीन्स 1, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐड मत कर देना, ऐड सिर्फ यहीं पे करना है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। 10 इकाई, तो 10 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्लस करना है 10 दहाई, तो मैंने 10 को दहाई, दहाई क्या होता है हमारा 10, तो 10 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, तो चलो हम थोड़ा सोल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा 10,000 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 10 गुणा 1 10, प्लस 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100। अब आप लोग डायरेक्टली ऐड करने की गलती कभी मत करना, जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग हमेशा वैसे ही ऐड करना। जैसे देखो 10,000 लिखा है यहाँ पे, अब इकाई दाई, इकाई दाई, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, बस इस चीज का ध्यान रखना। 0 1 1 0 1, 10,110, 10,110 ये हमारा आंसर होगा।
अब आता है हमारा नेक्स्ट है 10,000 प्लस 500 प्लस 4 दहाई प्लस 3 इकाई। आई थिंक ये कर लोगे आप लोग। इसमें क्या है 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस 500, 500 लिख लो, प्लस 4 दहाई, तो 4 दहाई, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 इकाई, प्लस 3 इकाई मीन्स 3 इंटू 1। ओके, अभी आता है हमारा, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 10,000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 3। अब ऐड करने की गलती आपको कभी नहीं करनी है, यहाँ पे लिख के ही ऐड करना है, ठीक है। 10,000 लिखा मैंने, इकाई दाई सैकड़ों, इकाई दाई सैकड़ों, इकाई दाई, इकाई दहाई, इकाई, इकाई, 3 4 5 0 1, 10,543, 10,543, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है कि 1 अरब बराबर, वैसे तो 1 अरब बराबर है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि 1 करोड़ किसके बराबर है, ऐसे ही 1 अरब बराबर है। सेम तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, वो आपके पास टेबल है, आप फटाफट टेबल बनाओगे। एक बार टेबल बना लिए तो आपकी नोटबुक में रहेगी, आप उससे देख के निकाल सकते हो। आई थिंक ये वाला भी आप कर लोगे, मैंने आपको पहले बताया, आप उसी तरीके से करना। नहीं कर पाते हो तो मुझे कमेंट में देना, मैं आपको सोल्व करके दे दूंगी। नेक्स्ट आता है संख्या 2,30,50,725 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। हम उसको लिख के लेते हैं 2 करोड़। 2 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, 0 2, ठीक है। 30 लाख, 30 लाख लिख लिया मैंने, करोड़ के बाद लाख ही आता है। फिर 50,000, तो मैंने 50 लिखा। फिर आता है 725, 725, तो हमारा नंबर क्या हो गया, पहले वाला 0 का तो कोई मतलब रह नहीं जाता है, तो मैं 02 लिखूंगी इसको, ठीक है। तो आ गया, ये वाली नंबर कहाँ पे है, 230, 50, 725, यस, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये वाला, जो भी लिखा हुआ है पहले लिख लो, फिर उसको मैच कर लो, वो ज्यादा इजी वे रहेगा आपका। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब आता है 20,000 प्लस 600 प्लस 15 दहाई प्लस 9 इकाई, इसको आप लिखो। तो इसको देखो आप, 20,000 को आप कैसे लिखोगे, 20,000 प्लस 600 प्लस 15 दहाई, तो 15 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 150, और 9 इकाई, 9 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा। आपको ऐड कैसे करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही लिख के, इकाई के नीचे इकाई की संख्या आनी चाहिए, दहाई के नीचे दहाई की संख्या आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है आपका 20,000, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई, ये 95702, 20,759, 20,007, ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 7 आएगा, राइट, यहाँ पे 7 आएगा। ये है हमारा 20,759, ओके, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। अब आता है मैच द फॉलोइंग, ये आप लोग कर लोगे, जो आपके पास टेबल दी हुई है उसी टेबल से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, आप कर सकते हो। अदरवाइज जो हम लास्ट में जो सेशन लेंगे एमसीक्यूज का, उसमें एक टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवा दूंगी। अब उसके नेक्स्ट आता है संख्या 4,08,03,416 को अंकों में लिखो। वही सेम चीज है, 4 करोड़ लिखा मैंने, 8 लाख तो 08 लिखूंगी, 8 लाख, 3,000 03 लिखूंगी, 416 ये आ गया। अब देखो 408 08 03 08 03 416, डी हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना तो फिर आपका हो जाएगा। अभी नेक्स्ट में आता है हमारा, जैसे एक ये वाली चीज भी, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने काफी बार एग्जाम में देखे हैं। जैसे आता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको ये भी दे सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, या फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सब, मतलब कितने भी अंक की छोटी और बड़ी संख्या आपसे लिखवा सकते हैं। तो एक चीज आप याद रखना,
हमारे पास डिजिट कौन सी है, हमारे पास अंक कौन से हैं लिखने, मैथ को लिखने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन से, हमारे पास 10 अंक हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और एक है हमारे पास 0 जो सबसे पहले। ठीक है, यही 10 अंक हैं हमारे पास। तो जब भी हम कोई पूछे कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो सबसे बड़ी संख्या हम जो लास्ट वाला 9 है, इसी 9 को लेके सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, और जब भी बात करें सबसे छोटी संख्या लिखो, तो छोटी संख्या में हम इन दोनों सबसे छोटों को लेके सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, कितने की, 4 अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी आप कैसे लिखोगे, 9 से लिखोगे, और 9 कितनी, 4 अंकों की लिखनी है, तो 9 4 बार लिख दो, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो इसमें आप क्या क्या यूज में लेने वाले हो, 1 और 0। तो 0 को तो हम पहले ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 0 को पहले ले लेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो हम सबसे पहली जो डिजिट होगी, जो 4 डिजिट में लिखना, 4 अंक में लिखना है, तो पहला अंक तो हम 1 लेंगे, बाकी सभी 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी 4 अंकों की, क्योंकि अंक तो टोटल हमारे पास कितने होने चाहिए, अगर 4 अंकों की बोला है तो अंक तो हमारे पास टोटल कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। यहाँ पे भी अंक 4 ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अंक तो हमारे पास 4 ही होने चाहिए, कोई सा भी अंक ले सकते हैं। तो सबसे छोटी से लिखते हैं वो 1 0 को लेके लिखेंगे, सबसे पहले 1 और बाकी के सभी 0। और अगर सबसे बड़ी लिखनी होती है तो हम किससे लिखेंगे, 9 से लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। अब ये क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी तो कौन सी है, ये वाली, सबसे छोटी ये वाली, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे उनका अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर बड़ी में से छोटी घटा देते हैं, अंतर आ जाएगा हमारे पास। देखो 9 9 9 9, 1 0 0 0, माइनस कर देते हैं इसमें से, 9 एज इट इज, 9 9 8, 8,999, 8,999, ये आ गया हमारे पास ये वाला। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप सोल्व करना, ठीक है, ये आप इजीली कर लोगे, मैंने आपको एक बता दिया है, अब आई थिंक आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी बार देखे मैंने, काफी एग्जाम्स में देखे। देखिए इसमें क्या होता है, अंक दिए हुए हैं 3 6 1 एंड 8, अंक 3 6 1 और 8 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें इसने ऐसा नहीं कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी या 4 अंकों की सबसे छोटी, नहीं, इसने अंक दे दिए कि ये अंक लो और इससे सबसे बड़ी संख्या बनाओ और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो अगर आपको अंक दिए हुए हैं कि इन्हीं अंकों से मिला के बनानी है, इन्हीं अंकों से मिला के बनानी है, तो उसका भी एक तरीका है, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को करना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे बड़ी बनाते हैं, सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है। बड़ी के लिए क्या करते हैं, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है ना, जो सबसे बड़ा अंक है, वो सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है, मैंने पहले लिखा। उसके बाद में 6 3 1। तो इन 4 अंकों की जब भी सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, तो आप क्या लिखोगे, सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मीन्स आप इसको अवरोही क्रम में लिख दो तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसके सबसे छोटी संख्या बनानी है, छोटी बनानी है, तो वही चीज है, आप क्या करोगे, 1 3 6 8, आप इसका जस्ट अपोजिट लिख दो, तो ये आपकी सबसे छोटी बन जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, कि इनका अंतर कितना है वो अंतर ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, इसको इसमें से माइनस कर दो। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 11 में से 8 गया, 9 10 11, 3 बचा। अब ये 12 हो गया, 12 में से 6 गया, 6 बचा। ये 5 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 बचा। ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 बचा। 6263, 6263,
अब चेक कर लेना इसका आंसर, ये इसमें मिस्टेक की हुई होगी। 6263, 6263। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं, राइट। 1368, 131688 ये हमारा सही है। हम इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 8 में से है नहीं, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है तो वहां पे वो चेक कर लेना। मैं एक बार डबल चेक करके कमेंट में आपको इसका आंसर डाल दूंगी, यही वाला होगा 6263। ओके, तो ये वाले इस टाइप वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के विद आंसर और विद सॉल्यूशन भी कुछ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसके साथ भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आता है, ये तो देखो सिंपल है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखें। शब्दों में लिखने के लिए आपको पता है आप क्या करोगे, मैंने कहा कि जब वहां पे कोई भी अगर पत्ती उन्होंने बताई नहीं है कि कौन सी पत्ती में लिखना है, तो हम किसमें बात करेंगे, भारतीय पत्ती की बात करेंगे। 3 अंकों को छोड़ो, कोमा लगाओ, 2 के बाद कोमा लगा दिया, तो ये कितना है, ये तो सैकड़े वाला है, ये हजार वाला है, ये लाख वाला है, और ये करोड़ वाला है। तो 86, एक मिनट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 8 अरब, 8 अरब, 8 अरब नहीं, 60 करोड़, 74 लाख। आई थिंक यहाँ पे कुछ ये सब हो गया, इसको हम ये सभी इसमें से कोई, इसमें से इनका कोई भी नहीं है। हमारा क्या होगा, 86 करोड़ 74,52,309। 86 करोड़ 74,72,309 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इनमें से इनका कोई भी नहीं है, कुछ मिस्टेक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट आता है, सही संख्याएं चुने जो 5 करोड़ 6 लाख 5 करोड़ 5, अपन लिखते जाते हैं, 5 करोड़ 6 लाख 06 6 लाख 70,000 70,000 821 ठीक है, 506 70 821 ये वाला ठीक है। ये देखो 3 के बाद कोमा, इसके बाद कोमा, इसके बाद कोमा, तो 5 करोड़ 6,70,821 इसका बी पार्ट सही है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर वाली चीज आती है, तो सबसे पहले अगर आप कोमा लगा लोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा उस नंबर को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आप यही किया करो, 3 अंक छोड़ो और दो से उसको कोमा लगा लो, वो सबसे सही तरीका रहता है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अभी आता है अंकों के नाम। हाँ, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार मैंने देखे हैं एग्जाम में, और ये आपको पता भी होना चाहिए। देखो, एक होता है वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान। वास्तविक मान क्या होता है कि जैसे 3 का वास्तविक मान पूछे तो 3 का वास्तविक मान हमेशा वास्तविक ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा, चाहे हमने 3 को कहीं पे भी लिखा हो, लेकिन वो 3 का 3 ही रहेगा। वास्तविक मान को शुद्ध मान भी बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं, जाति मान भी बोलते हैं। जैसे इसके और भी किसी बुक में मुझे और अलग अलग से नाम मिले थे इसके, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। वास्तविक मान को हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम लिखे थे मैंने इसके। अंकित नाम मतलब जितना अंकित हो गया है, अंकित मान। अगर अंकित मान पूछे तो भी इसका मतलब है कि ये वास्तविक मान पूछ रहा है। अगर शुद्ध मान पूछे, अगर शुद्ध मान पूछता है तो ये भी इसी वास्तविक मान की बात कर रहा है। अगर जाति मान पूछे तो जाति मान भी इसी की बात कर रहा है। ओके, ये भी इसी की बात कर रहा है। तो वास्तविक मान, अंकित मान, शुद्ध मान, जाति मान ये सभी एक ही है, ठीक है। और ये किसी भी संख्या में मौजूद किसी अंक का वही मान होता है जो अंक स्वयं दिखाता है। इसका स्थान या स्थिति का इस मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो अंक कौन से स्थान पे है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ये हमारी संख्या है, अगर हमारी ये संख्या 56,805 है, इसमें 5 का जो अंकित मान है ना, अंक 5 का जो वास्तविक मान है वो हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे 5 इस 5 का पूछो चाहे इस 5 का पूछो, इन दोनों का जो वास्तविक मान है वो 5 ही रहेगा। अगर हम पूछे कि इस संख्या में 6 का वास्तविक मान कितना है, 6 का 6 ही रहेगा, 8 का वास्तविक मान 8 ही रहेगा, 0 का वास्तविक मान, मतलब जो उसका वास्तविक मान है वही रहेगा, चाहे हमने कहीं पे भी लिखी हो वो संख्या, उसकी जो पोजीशन है, उसका जो स्थान है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये होता है हमारा वास्तविक मान, इसके ये उपनाम होते हैं। दूसरा आता है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसा कि इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये कौन से स्थान पे है, उससे इसकी वैल्यू जुड़ी हुई होती है, कि कौन से स्थान पे इसको रखा हुआ है, उससे इसकी वैल्यू जुड़ी होती है। जैसे स्थानीय मान, जैसे ये है 56805, अगर इसमें आपसे पूछते हैं कि इस 5 का स्थानीय मान कितना है, तो ये कहाँ पे है, इकाई पे है, तो इसलिए इसका होगा 5 into 1। ठीक है, अगर इस 5 का पूछें तो इस 5 का आप कैसे निकालोगे, देखो इस 5 का अगर पूछते हैं स्थानीय मान कितना है, तो 5 into 1, क्योंकि इकाई पे है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। अगर 0 का पूछते हैं, 0 का कभी भी स्थानीय मान पूछें, 0 कहीं पे भी हो, उसका 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। ठीक है, 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 ही होगा, वास्तविक मान भी 0 होगा, स्थानीय मान भी 0 होगा, तो 0 का तो कोई सवाल नहीं होता, बनता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है जैसे 8, अगर हमें 8 का वास्तविक मान पूछे तो 8 का वास्तविक मान तो 8 ही होगा, बट अगर इसका स्थानीय मान पूछा तो कौन से स्थान पे आया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे आया हुआ है, तो 8 को सैकड़ा से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 को सैकड़ा मतलब 100, तो 8 को सैकड़ा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 800। अगर 6 का मान पूछते हैं हमारा कि 6 का कर दो, तो ये कहाँ पे आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6000 पे आया हुआ है ना, तो 6 को क्या करेंगे हम, 6 को 1000 से गुणा कर दो तो इसका बन गया 6000, तो 6000 इसका स्थानीय मान है इसके। और इस 5 का पूछें तो ये तो कितना है, 10,000 पे है, तो इसका 5 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय मान उसके स्थान पे डिपेंड करता है, उसके स्थान पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। और वास्तविक मान तो वास्तविक मान है, उसका जो शुद्ध नाम मान है वही है, चाहे वो कहीं पे भी रखा हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना कि स्थानीय मान को स्थानीय मान भी बोलते हैं और स्थानिक मान भी बोलते हैं। स्थानीय मान और स्थानिक मान दोनों मिलते जुलते ही नाम है, बाकी जो नाम आते हैं वो वास्तविक मान के आते हैं। ठीक है, ओके, हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पे। ये आता है देखो, ये वाला जो होता है, जो संख्याओं की तुलना करनी होती है, जैसे हमने उसमें जो सिलेबस वाला जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि तुलना, इनका स्थानीय मान, और फिर थर्ड बुलेट था हमारा कि इनकी तुलना के लिए देखो ये साइन काम में लिए जाते हैं, ये छोटे के लिए काम में होता है, ये बड़े के लिए काम में होता है, ये छोटे के लिए, ये बड़े के लिए, और ये बराबर के लिए। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि छोटा किधर आएगा, बड़ा किधर आएगा। उसके लिए आपको एक चीज बताती हूँ, जिसकी तरफ मुंह खुला है मतलब वो बड़ा है। अगर किसी बड़ी चीज को खाना है तो उसके लिए मुंह खोलना पड़ेगा, उसके लिए हमें मुंह खोलना पड़ेगा, तो जिसकी साइड में मुंह खुला है वो संख्या हमेशा बड़ी होगी, और जिसकी साइड में मुंह हमारा नैरो है, मतलब ऐसा बना हुआ है, मान लो ये ऐसा है, तो इस साइड में हमेशा छोटी संख्या आएगी और इस साइड में हमेशा बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, इस साइड में हमेशा जहां पे मुंह नैरो होगा वहां पे छोटी संख्या, और जहां पे मुंह खुला होगा, क्योंकि बड़ी चीज को खाने के लिए बड़ा मुंह खोलना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना, तो यहाँ पे हमेशा बड़ी नंबर आएगा और यहाँ पे हमेशा छोटा नंबर आएगा। अब इसने लिखा है कि ये साइन छोटे के लिए, क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, छोटा नंबर, इसलिए लिखा है ये छोटे के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आएगा, बड़ा नंबर, इसलिए लिखा बड़े के लिए। और बराबर के लिए तो आपको साइन पता ही है कि इक्वल का साइन होता है, बराबर का साइन मीन्स ये और ये दोनों बराबर होती है, तो बराबर, दो लाइन बराबर की आ जाती है। ठीक है, अब आता है नीचे, जैसे 3848 व 3335 में संख्या 3848 बड़ी है। अब देखो, जैसे दो नंबर दिए मेरे को पास,
3848 और 3335। अब आप बताओ इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी है तो इसकी तरफ मुंह खोल दो और इसकी तरफ इसे नैरो कर दो। ठीक है, तो ये साइन समझ में आ गया। बस इतना याद रखना, जो संख्या बड़ी होगी उसके लिए मुंह खोलना पड़ेगा। बड़ी चीजों को खाने के लिए बड़ा मुंह खोलना पड़ता है। ओके, तो ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। आप जब भी नींद में भी अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो आप बोलना कि बड़ी चीज को खाने के लिए बड़ा मुंह खोलना पड़ता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो 2 नंबर है, 4035, 4925। बड़ी कौन सी है? 4925। इसकी तरफ मुंह खोल दो। हो गया, दोनों संख्याएं बराबर हैं तो इक्वल का साइन आ गया, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अब आती है हमारी प्राकृत संख्याएं। तो आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो गया, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए आप लोगों का थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा मेरा लेक्चर प्लीज कमेंट जरूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी नए वीडियोज आते हैं वो आपसे जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।